हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू माइनेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू पढ़ाए गए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यूज को सॉल्व तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग जो अभी तक अपना जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो प्रॉपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो कर चुके हो कंप्लीट। आप लोगों को चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है, आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो। आई होप दैट। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है अपना चैप्टर कर चुके हैं अच्छे से कंप्लीट। अदरवाइज हमें जो है एमसीक्यूज के आंसर नहीं मिलने वाले। एमसीक्यूज बेसिकली क्या होते हैं? क्वेश्चन आंसर टाइप ही तो होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए। अब उन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो तो आप तभी चूज कर पाओगे जब आपका जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो। तो आई गेस कि आप लोगों ने जो है वो चीज कर ली है अच्छे से कंप्लीट। आपके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने वन शॉट रिवीजन करवाया, जो न्यूमेरिकल पार्ट मैंने सॉल्व करवाया है, आई गेस ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। ये मत सोचिएगा स्टूडेंट्स कि एमसीक्यूज है तो हम सिर्फ जो है थ्योरी पढ़ लें। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपके न्यूमेरिकल आपके जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होने वाले हैं। रीजन बीइंग कि आपसे जो है आपके एमसीक्यूज में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमारी प्रिपरेशन जो है पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में होनी चाहिए, जिसमें कि हम लोग अपनी थ्योरी को भी प्रिपेयर करें और अपने जो न्यूमेरिकल पार्ट है, हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी अच्छे से कंप्लीटेड रहे। तो आई गेस कि आप लोग जो हो दोनों ही चीजें कर चुके हो अच्छे से कंप्लीट। अब जो है हम कुछ एक हम बोलेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नंबर्स, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और हमारा जो ये चैप्टर है इसका एमसीक्यू के थ्रू भी जो है अपना कंसेप्ट कर लेते हैं अच्छे से क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं आगे विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उनके बारे में आपको जहां जहां पर जरूरी है वहां पे एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। अब क्या है हमारा क्वेश्चन? कंजम्पशन चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम, इट इज ट्रू, फॉल्स, कांट से, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्या होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जो कंजम्पशन है वो चेंज होता है जैसे जो है इनकम चेंज होती है वैसे। मतलब कि अगर जो आपकी इनकम है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होता है, एंड वाइज वर्सा। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आपका कंजम्पशन भी डिक्रीज होता है। ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हमें बोली गई है अपने क्वेश्चन में। अब हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, या फिर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। देखो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? योर ऑप्शन ए, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू कैसे हुई भाई? देखो एकदम सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हमारी जो इनकम है वो है मान लीजिए 50,000 पर मंथ। अब 50,000 पर मंथ जो है वो जितनी भी इनकम है उसमें मान लो कि मैं जो हूँ कंज्यूम करती हूँ 35,000 का और सेव करती हूँ कितना, जो रिमेनिंग है हमारा दैट इज 15,000 रुपीज, ठीक। वहीं अब जब इनकम डिक्रीज हो गई, ये 50,000 से मान लीजिए जो इनकम है वो हो गई अब मेरी 40,000, ठीक है। 40,000 मेरी इनकम हो गई तो क्या अब मैं 35,000 का एक्सपेंडिचर इनकर करूंगी? नहीं करूंगी। अब मैं जो हूँ अपना एक्सपेंस भी कम कर दूंगी। रीजन बीइंग कि भाई जो अब है मुझे अपना सेविंग भी प्रॉपरली करनी है और मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, राइट, मतलब कि जो मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस है मैं उन्हें कट डाउन कर दूंगी। अब मान लो कि मैं एक्सपेंस कितना का इनकर कर रही हूँ 30,000 का और मैंने सेव कर दिया 10,000, तो मेरी कंजम्पशन कम होते हुए दिखी। वहीं हम बोले कि 50,000 से मेरी इनकम चली गई है 70,000 पर, तो अब क्या मैं सिर्फ और सिर्फ 35,000 का एक्सपेंस इनकर करूंगी? बिल्कुल नहीं। अब तो मेरी इनकम बढ़ गई है ना, तो अब मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, है ना। तो अब जो हूं मैं कंज्यूम कर रही हूँ कितना? 50,000 का। ऑल राइट, अब 50,000 का कंज्यूम कर रही हूँ और सेव हो गया मेरा
20,000। तो इस वे में हम बोलेंगे कि जो हमारी कंजम्पशन है वो चेंज होती है सेम डायरेक्शन एज इनकम, ठीक है। जैसे ही इनकम चेंज होती है सेम वे में आपका कंजम्पशन भी चेंज होता है। और वहीं स्टूडेंट्स ये चीज भी देखिए, आपकी सेविंग्स का भी जो प्रपोर्शन है वो देखिए, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग हमें इंक्रीज होते हुए दिख रही है, और वहीं अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो सेविंग भी हमें डिक्रीज होते हुए दिख रही है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारी जो सेविंग है उसका भी सेम रिलेशनशिप होता है आपकी इनकम के साथ में। जैसे इनकम बढ़ने लगती है तो आपकी सेविंग जो है वो इंक्रीज होने लगती है, और जब आपकी इनकम कम होने लगती है तो आपकी सेविंग भी डिक्रीज होने लगती है। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड बाय। जो लेवल है किस चीज का, इक्विलिब्रियम इनकम का, वो किससे डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शंस है आपके पास में एडी एंड नेशनल इनकम, एडी एंड इन्वेस्टमेंट, एडी एंड कंजम्पशन, एडी एंड सेविंग। अब इन चारों में से हमें बताना है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, आई गेस कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो किसके इक्वल होती है। योर नेशनल इनकम, जैसे कि मैं Y से डिनोट कर दूं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि जो हमारी सारी फर्म्स हैं वो एक साथ में कितने जो है गुड्स और सर्विस को सप्लाई करना चाहती है, ठीक है। कितना आउटपुट है जो कि हमारे पास में आ रहा है, और आपका जो नेशनल इनकम है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी सेम होता है कि जो है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो जितना जो है एएस आएगा, मतलब कि कितना जो फर्म्स जो है वो सप्लाई करना चाहती है उतना ही तो वो प्रोड्यूस करेंगी, राइट। तो आउटपुट और आउटपुट, यहाँ पर हम लोग दोनों क्या ले रहे हैं, आउटपुट का ही जो है टोटल लेते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि y इज इक्वल्स टू c प्लस एस होता है। इसके अलावा हमें पता है एएस का जो अगर इसको हम डिनोट करना चाहें या इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो एएस के कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, फिर c प्लस एस हो जाते हैं। c प्लस एस क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अब देखो इनकम जो होती है उसे या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम उसे सेव करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस है। तो जब y इज इक्वल्स टू एएस होता है, इसलिए मैंने बोला कि एएस भी किसके इक्वल है, सी प्लस एस के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो नेशनल इनकम यहाँ पर लिखी है ये किस चीज को डिनोट कर रही है, एएस को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम है वो किससे डिटरमाइन की जाएगी। एडी एंड एएस मान लो, नेशनल इनकम लिखा है उसे मैं एएस भी बोल सकती हूँ। एडी एंड इन्वेस्टमेंट, अब देखो स्टूडेंट्स ये जो आपका एडी होता है, एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडी के अगर 2 सेक्टर में हम कंपोनेंट्स लें तो वो होते हैं हमारे C प्लस आई, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं B वाला ऑप्शन देखूं तो यहाँ पर क्या लिखा है, एडी एंड इन्वेस्टमेंट। अब एडी और इन्वेस्टमेंट ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट ये है तो एडी ये है, राइट। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो एडी का पार्ट ही है, तो ये दोनों मिलकर तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को नहीं बता सकते हैं। उसके बाद में आता है एडी एंड कंजम्पशन। अब एडी और कंजम्पशन बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट का बोला सेम वे में कंजम्पशन का भी है। कंजम्पशन एक स्मॉलर पार्ट है और एडी जो है वो हमारा एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, तो वो जो कंजम्पशन है वो भी एडी का पार्ट है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और फिर आता है एडी एंड सेविंग्स। अब देखो सेविंग्स किसका पार्ट हो गया, आपके एएस का पार्ट हो गया। अब ये चीज भी जो है वो करेक्ट नहीं होगी, तो मतलब कि जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कौन डिटरमाइन करता है, एडी एंड एएस। एट द पॉइंट जब एडी इज इक्वल्स टू एएस बनता है तो हम बोलते हैं कि इस लेवल पर जो इनकम है वो है हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट। आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को अच्छे से क्लियर, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एडी और एएस के अलावा एक और कौन सा अप्रोच होता है जिसके थ्रू हमने जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पता चल सकता है। तो हमें पता है क्या कि एडी इज इक्वल्स टू एएस जब होता है तो हमारी जो इकोनॉमी वो इक्विलिब्रियम पर होती है। अब इनके अगर मैं कंपोनेंट्स लिख दूं स्टूडेंट्स तो क्या वो गलत होगा, नहीं होगा। मैंने बोला C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस होता है एट इक्विलिब्रियम। यहां से जो दोनों C है वो
हो गए कैंसिल, हमारे पास में बचा क्या, I इज इक्वल्स टू एस, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे भी जो है इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो दो अप्रोचेस से फाइंड आउट किया जा सकता है। वन इज योर AD एंड AS अप्रोच एंड सेकेंड इज योर SNI अप्रोच, ठीक है। ये S और I का अप्रोच भी हम लोग ले सकते हैं। आई गेस कि ये इतनी सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर है, और मैं वापस इतना सब कुछ अब इसको समझाने के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैं इसलिए गई ताकि इन MCQs के साथ साथ में आपका जो एक रिवीजन है वो भी हो जाए प्रॉपरली, ताकि ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया ये तो आपको समझ में आ ही जाए, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आपको जो है क्लैरिटी रहेगी उसका क्या आंसर हो सकता है। तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, इनकम एंड सेविंग, प्राइस एंड कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग। अब स्टूडेंट्स इसके लिए थोड़ी सी अपनी जो है ना मेमोरी को आपको क्या करना है, वापस जो है आपको एक एक चीज को रिमाइंड करना है। C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ y, राइट। दैट मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल्स टू functional relationship between income and consumption. Consumption function is equals to what? Functional relationship between income and consumption. तो ये जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है स्टूडेंट्स, इनकम और कंजम्पशन का। दैट इज योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसकी जगह पर हमसे पूछा जाता है कि सेविंग फंक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन व्हाट, तो भी आप यही बोलते हैं कि S इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y होता है। दैट मीन्स आपकी जो सेविंग है वो भी क्या है, फंक्शनल सेविंग फंक्शन है वो भी क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड योर इनकम, ठीक। आई गेस ये चीज भी हो गई आप लोगों को क्लियर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो किसके इक्वल है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि पर यूनिट ऑफ इनकम हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि मैं बोल रही हूं कि मेरी जो इनकम है वो है 50,000 रुपीज, तो उस 50,000 का पर रुपी में कितना कंजम्पशन कर रही हूं, ये होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो किसके इक्वल होती है, आपके पास में ऑप्शन ए है y डिवाइडेड बाय c, दैट मींस इनकम डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। आपका ऑप्शन बी है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन। सी है आपका ऑप्शन c डिवाइडेड बाय y, दैट इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। और आपका डी ऑप्शन है चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y। ये चार ऑप्शंस आपके पास में है। अब इसमें से आपको बताना है कि एपीसी किसके इक्वल होता है। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को आपके फॉर्मूले याद होंगे तो क्या बोलता है स्टूडेंट्स, एपीसी पर यूनिट पर कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज सी डिवाइडेड बाय y, ठीक है। ये y डिवाइडेड बाय c नहीं होगा। और ये जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, दैट इज एमपीसी की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एपीसी आपको याद है अगर, तो एपीसी में ही बस आपको जो है डेल्टा लगा देना है, दैट मीन्स चेंज कर देना है उसका। तो ये हो गया आपका चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमपीसी, ठीक है। एमपीसी की जो वैल्यू वो होगी इस चीज से डिनोट। ऑलराइट, आई गेस कि ये चीज भी हो गई है आप लोगों को अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ इसी के साथ में, MPC being equal to 0.5, what will be increase in consumption if income increases by ₹100? अब आपके पास में गिवन है कि MPC जो है वो 0.5 है और जो इंक्रीज इन इनकम है वो है ₹100, और आपको बोला गया है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना होगा। स्टूडेंट्स एमपीसी अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है, एमपीसी इज इक्वल्स टू
चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है। अब इसमें से हमारे पास में गिवन क्या है, देखो एमपीसी गिवन है आपका 0.5 इज इक्वल्स टू, चेंज इन सी तो दिया नहीं है, हमें बोला गया है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कंजम्पशन, दैट मीन्स चेंज इन सी तो हमें करना होगा फाइंड आउट, तो इसे मैंने एज इट इज लिख दिया। और चेंज इन वाई हमारे पास में गिवन है क्या, यस गिवन है, इफ इनकम इंक्रीजेस बाय ₹100, ठीक है, ये 100 मैंने इधर पे लिख दिया। अब ये जो 100 है ये चला जाएगा आपके इस साइड पर, दैट इज 0.5 इंटू 100 आप करोगे, आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 0.5 इंटू 100 दैट वुड बी 50। अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल सी चीज करो, 5 इंटू 100 करो, ये हुआ आपका 500। अब डेसिमल लगाओ, यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल था, पीछे से एक डिजिट ले लो, यहाँ पर डेसिमल लगा दो, आंसर कितना आ गया, 50 आ गया आपका। दैट मीन्स आपका जो चेंज इन सी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ₹50। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो इस वे से जो है ना कुछ छोटे छोटे आप लोगों से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज में, इसलिए जो है आप लोगों को पता होना चाहिए प्रॉपरली कि आपको कैसे जो है एक एक चीज को फाइंड आउट करना होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वाले पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एमपीएस इज इक्वल्स टू 0.6 व्हाट विल बी चेंज इन एस व्हेन इनकम इंक्रीजेस बाय ₹100। अब जैसे एमपीसी का हम लोगों ने भी देखा वैसे ही ये एमपीएस का आ गया। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, राइट। आपके सेविंग और कंजम्पशन में यही डिफरेंस है, जहां जहां पर सेविंग्स में एस आता है वहां पर कंजम्पशन में सी आता है, बाकी इनकम वगैरह तो सेम ही रहता है। तो बस वही चीज यहाँ पर हम चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई कर रहे थे, अब एमपीएस आ गया है तो चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई हम लोग करेंगे। अब एमपीएस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो एमपीएस है हमारे पास में 0.6 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन एस, तो चेंज इन एस को एज इट इज रहने दो। चेंज इन वाई कितना है आपका, व्हेन इनकम इंक्रीजेस बाय ₹100, ये हमें 100 गिवन है, तो बस इस 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दो इस 0.6 के साथ में, तो 0.6 इंटू 100 कितना हो जाता है, दैट इज 60। तो आपकी जो चेंज इन एस है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई आपकी ₹60। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, पहले आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है, पहले इसको सॉल्व करके देख लो। अगर आप जो डायरेक्टली बिना इतना फॉर्मूला लिखे सॉल्व कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छा ठीक है आपको समझ में आ गया है कि यहाँ चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है, चेंज इन वाई को हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 0.6 इंटू 100, तो दिस वे ये 60 बन गया। इफ अगर आप ऐसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इफ अगर नहीं भी उतना जो है आप ओरली कर सकते हो तो थोड़ा सा लिख के कर लो, जिससे कि आपका आंसर तो सही आएगा एटलीस्ट, राइट। तो उसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप इतना लिख के कैसे करोगे, ये हार्डली कुछ सेकेंड्स लेते हैं स्टूडेंट्स, बट आपका आंसर आपको सही मिल जाता है। और ये एक एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम जो है ऐसे कोई गलत जो है आंसर मार्क नहीं कर कर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ इसी के साथ में, Which of the following is correct? इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है। अब हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट क्या है। आपकी ऑप्शन ए है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी है 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस, ऑप्शन सी इज 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल्स टू एमपीसी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। अब इसमें से कौन सा पर्टिकुलर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, इसके लिए आई गेस कि आप लोगों को एमपीसी और एमपीएस के बीच के जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छे से पता है। क्या होता है स्टूडेंट्स एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, मतलब कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो है सही। अब अगर ए ऑप्शन सही है तो इसी के साथ में आपका बी और सी भी सही बन जाता है। कैसे बन गया, देखो सिंपल सी चीज है, एमपीसी को यहीं पर ही रहने दो, एमपीएस को इस साइड ले आओ, तो ये क्या बनेगा, एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस बन जाएगा, राइट। मतलब कि ये वाली चीज हो गई। फिर आप एमपीएस को वहीं पर रहने दो, एमपीसी को आपके राइट हैंड साइड पर ले आओ, तो वो ऐसा बन जाएगा एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, तो आपका ऑप्शन बी भी हो जाता है करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एमपीसी इज 40% एमपीएस विल बी, अगर एमपीसी 40% है तो एमपीएस कितना होगा।
अभी तो हम लोग सॉल्व कर आए कि कितना होने वाला है, राइट। अब देखो परसेंट बोला है ना, तो अभी मतलब कि कितना होने वाला है ये सॉल्व नहीं कर है, लेकिन कैसे क्या रिलेशनशिप होता है एमपीसी और एमपीएस के बीच में वो तो हमें पता है। 40% बोला है तो इसका मतलब कि 40 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करोगे तो आपके पास में आएगा 0.4, दैट इज योर एमपीसी इज व्हाट 0.4। अगर इसको ऐसे नहीं लेना है, ऐसे क्यों नहीं लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन हमारे पास में परसेंटेजेस में गिवन है, इसलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट मत करो, ठीक है। इसके लिए क्या करो, इसे 40% ही रहने दो। उसके अलावा हमें पता है कि एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी होता है। अब ये 1 हम कब लेते हैं, जब हम उसको 0.4 बना देते, राइट, परसेंट उसका हटा देते। अगर उसका परसेंट नहीं हटाया ना तो इस 1 को किसके इक्वल ले लो, 100 के इक्वल ले लो। तो अब आप करोगे 100 माइनस 40%, सो दैट वुड बी 60%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज 60%, ठीक। फिर नेक्स्ट पर आ जाए, since AS is equals to C plus S and AD is equals to C plus I, the equilibrium will be established where C plus S is equals to C plus I, or where S is equals to I, S is more than I, S is less than I and all of the above। अब ये तो एकदम ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें आई गेस आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि इसके अलावा जो है हम कब बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन किया जाता है। सो दैट इज योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज S is equals to I। अगर S is more than I और S is less than I वाली सिचुएशन है तो हम बोलेंगे हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर कब बोलते हैं स्टूडेंट्स, जब S is equals to I होता है या फिर AD is equals to AS होता है तब, ठीक है। फिर इसके आगे चले, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज व्यूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो इनमें से कौन सी अप्रोचेस में जो है हम लोग देखते हैं, या इनमें से कौन सी अप्रोचेस के थ्रू जो है हम फाइंड आउट करते हैं हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो। तो आपके ऑप्शंस है AS is equals to AD approach, S is equals to I approach, option C is both A and B and option D is none of these। आई गेस कि इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, मुझे कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, दैट इज योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बोथ A and B, जिसमें हमने क्या बोला कि AS और AD अप्रोच भी है और S and I अप्रोच भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। According to Keynes, equality, that is equilibrium between AD and AS can take place in a situation less than full employment, beyond full employment and all of these। अब हमें बताना है कीन्स के अकॉर्डिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि कीन्स के अकॉर्डिंग एक जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर कब हो सकती है इनमें से। क्या वो सिर्फ हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम पर हो सकती है क्या? नॉट नेसेसरी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि केनेजियंस थ्योरी के अकॉर्डिंग अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होता है एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी होता है। दैट मीन्स जब लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तब भी जो है हम अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और जब बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, दैट मीन्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तब भी हम जो है हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इफ MPC is equals to 0.9 then the value of multiplier will be। जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लायर को हम डिनोट पहले तो कौन से सिंबल से करते हैं? सो दैट इज विथ K, ठीक है। K से जो है हम बताते हैं अपना मल्टीप्लायर का जो हमारा सिंबल है वो होता है। अब मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर का ये मतलब होता है कि विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपकी जो इनकम है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, ये बताता है हमें अपना मल्टीप्लायर, ठीक है।
अब एक तो उसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट और इनकम को फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट और इनकम के थ्रू, ठीक है। चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें के मिल जाता है। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके अलावा अगर एमपीसी के रिलेशनशिप में हम देखना चाहे तो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी जब हम करते हैं तो हमें मिलता है क्या, मल्टीप्लायर, ठीक है। अब आपके पास में एमपीसी की वैल्यू क्या है, 0.9 है। इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, तो ये जो 1 माइनस 0.9 है ये क्या बनी, ये बनी आपकी 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ऑलराइट, ये चीज हुआ। अब इसको आपको करना है डिवाइड, कैसे करोगे, देखो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम नीचे क्या लगा देते हैं, हम नीचे जैसे कि 10 ले लिया तो ये पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मान लो डिनोमिनेटर में 0.1 है तो हम इसके अपोजिट में लगा देंगे क्या, 10, तो ये जो पॉइंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास में बचा है। 10 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा योर ऑप्शन सी, दैट इज 10। आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आपको जो है इन्हें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स एक और चीज जो है यहीं पर ही हम सीख ले कि एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड लेस द वैल्यू ऑफ एमपीसी लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। ये चीज जो है ये आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमने लिखा 1 माइनस एमपीसी, तो अगर मान लो कि हमारे पास में क्वेश्चन में एमपीएस वगैरह गिवन होता तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, दैट इज एमपीएस। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस करें तो भी हमें जो है अपनी मल्टीप्लायर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और के दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लेसर इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड लेस द वैल्यू ऑफ एमपीएस हायर इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं तो वैसे फ्रेम हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है फ्रेम, इसीलिए आपको एक एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो आई गेस कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमने कैसे जो है एमपीसी के हेल्प से जो मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड एज, मल्टीप्लायर हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एमपीसी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एमपीसी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एमपीएस। आई गेस इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। If MPS is equals to 1 by 4, then the value of multiplier will be, अगर MPS 1 by 4 है तो फिर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, हमें पता है K is equals to 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है, राइट। अब इस चीज को लिख दो 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। मतलब कि वो 1 by 4 है तो मैंने उसे एज इट इज 1 by 4 लिया। ये जो 4 यहाँ पर है स्टूडेंट्स ये कहाँ जाएगा, ये इधर पर जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दैट वुड बी सिंपली 4 और नीचे डिवाइडेड बाय 1 है तो 4 by 1 क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई गेस की क्लियर होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आ जाओ। डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, डेफिशिएंट डिमांड किस चीज को लीड करती है, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो डेफिशिएंट डिमांड से क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्रिएट होता है,
राइट। और जब एक्सेस डिमांड होती है तब इन्फ्लेशनरी गैप आता है। डेफिशिएंट डिमांड है तो जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो फिर जो सप्लायर्स हैं वो अपनी जो प्राइसेस है वो कर देते हैं कम, ताकि डिमांड बूस्ट अप हो सके या उनके जो गुड्स हैं वो सेल आउट हो सके। तो जब प्राइसेस कम होते हैं आपके जनरल प्राइस लेवल से, तो उसे हम कहते हैं दैट इज डेफिशिएंट डिमांड का गैप, ठीक है। हम बोले डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आएगा। ऑल राइट, तो डेफिशिएंट डिमांड में कौन सा गैप आने वाला है, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप, ठीक। फिर आता है which of the following does not lead to fall in AD। इनमें से क्या है जिसकी वजह से जो AD है दैट इज एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास में फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉल इन एक्सपोर्ट, फॉल इन इंपोर्ट, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई स्टूडेंट्स की जितने भी जो सारे हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हम बोलें कि सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारी कंट्री के गुड्स को कितना डिमांड कर रहे हैं इन टोटल, तो वो होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। तो अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए, मतलब कि हम लोग जो हैं वी आर प्राइवेट हाउस होल्ड हम बोल सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हम बोल सकते हैं, तो जब हम लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए और अगर हम बोल रहे हैं कि कलेक्टिवली हम सब ने जो है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया है कम, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो है हम एक्सपेंस कम इनकर कर रहे हैं, दैट मीन्स अब हम जो है कम गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, राइट। एक्सपेंसेस तभी कम होंगे जब हम गुड्स भी कम डिमांड कर रहे हो, तो अब जो है हम कम गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो उसकी वजह से जो आपका एडी है वो फॉल होगा। हमें बताना है डज नॉट लीड, ठीक है, तो दिस वुड लीड टू अ फॉल इन एडी, इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री के गुड्स जो है वो डिमांड किए गए हैं बाय अदर कंट्रीज, राइट, या हम बोले बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर एक्सपोर्ट फॉल हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि अब जो अदर कंट्रीज हैं जो हम बोलेंगे कि हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो एक्सपेंसेस या उसमें जो हमारी डिमांड है, हमारे गुड्स की डिमांड है वो हो गई कम। तो डिमांड कम हुई है तो दैट मीन्स कि जो हमारी ओवरऑल टोटल एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हुई है, या उसमें हम बोल रहे हैं कि फॉल हुआ है। तो जब फॉल इन एडी है तो उसका एक रीजन जो है फॉल इन एक्सपोर्ट हो सकता है। सो दिस डज लीड टू फॉल इन एडी। फिर बात आती है फॉल इन इंपोर्ट की। अब इंपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपोर्ट होता है कि दूसरी कंट्री के गुड्स को हमारी कंट्री के लोग कर रहे हैं डिमांड, ठीक है। तो ये होता है इंपोर्ट कि हम जो है गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, तो गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब हमारे जो सी ऑप्शन है वो हमें ये बोल रहा है कि इंपोर्ट हो गए फॉल। अगर इंपोर्ट फॉल हुए हैं स्टूडेंट्स तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री के गुड्स को ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे। तो अगर वो दूसरी कंट्री के गुड्स को डिमांड नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री के गुड्स को ही डिमांड करेंगे ना, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं वो तो उन्हें फुलफिल करनी ही है। तो इसके लिए वो खुद की कंट्री के गुड्स को डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, और जब खुद की कंट्री के गुड्स को डिमांड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट एडी जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, राइट। तो मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि इंपोर्ट फॉल हो रहा है तो ये जो फॉल इन इंपोर्ट है इसकी वजह से एडी में फॉल नहीं देखने को मिलेगा, हमें एडी राइज होता हुआ दिखेगा, ठीक। तो दैट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन सी है वो इसके लिए एक करेक्ट ऑप्शन बन सकता है कि फॉल इन इंपोर्ट डज नॉट लीड टू फॉल इन एडी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट उसे हम क्या करेंगे, होल्ड पर रखेंगे। एक बार जो है हम अपना डी ऑप्शन भी पढ़ लें और श्योर हो जाए कि हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट वाला रहेगा। तो अब डी ऑप्शन क्या है, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो हो रहे हैं फॉल। देखो स्टूडेंट्स, जो डिमांड है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर डिमांड नहीं करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी डिमांड करते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी वेरियस एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, और जब वो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी एडी है उस पर होता है इफेक्ट। अगर एक्सपेंसेस बढ़ा दे गवर्नमेंट तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ने लगती है। जैसे कि मान लो
गवर्नमेंट का जो एक एक्सपेंस था कि वो जो है एक रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन करना इज दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उस एक्सपेंडिचर की वजह से लोगों को जो है इनकम मिल रही है उनकी। जब किसी के पास में पैसा आता है, या हम बोले कि इनकम की अगर बात होती है, तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारी हम बोलेंगे कि प्राइवेट जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो इनकम है वो होगी इंक्रीज, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा कि एडी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है फॉल। तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है तो लोगों का जो एक वो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, और वो जो है अब उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब इनकम कम जनरेट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस भी कम इनकर करेंगे। सो जो आपकी एडी है वो होगी फॉल, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो जाए तो। ठीक है, तो इसमें से अब हम लोग हो गए श्योर कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज फॉल इन इंपोर्ट। फॉल इन इंपोर्ट जो है उसकी वजह से जो एडी है वो फॉल नहीं होता है। ठीक है, सो फॉल इन इंपोर्ट डज नॉट लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ऑल राइट, आई गेस कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू। ये जो आपके डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड है ये कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं? Option A is fiscal policy, option B is monetary policy, option C both A and B, and option D none of these। तो कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स? ये जो है आपके एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड ये दोनों ही वे से करेक्ट हो सकते हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। ठीक है, कि आपका फिस्कल और मॉनेटरी दोनों के थ्रू जो है हम लोग या हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, ये जो है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है ऑपरेट की जाती है, या हम बोलेंगे कि वो होती है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, जिसमें कि जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो वेरियस मेजर्स के हेल्प से, वेरियस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से ये जो एक्सेस है, डेफिशिएंट डिमांड है, इसे करती है करेक्ट। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट जो है अपने बजट में कुछ बताती है कि हम जो है इस वे से अपनी ये एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड को कर देंगे करेक्ट। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो अंडरटेक कौन करता है? गवर्नमेंट। और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन अंडरटेक करता है? सेंट्रल बैंक। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज हो गई क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम इज ₹400 करोड़ एंड कंजम्पशन इज 250 करोड़, व्हाट विल बी APC? क्या बोला गया है आपको कि इनकम कितनी है स्टूडेंट्स? इनकम है आपकी 400 की, और कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन है 250। तो अब जो है एपीसी कितना होगा? एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C डिवाइडेड बाय Y होता है। C आपके पास में कितना गिवन है? 250, Y आपके पास में है 400। तो अब इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स। कैसे करोगे? देखो 0 और 0 हो गया कैंसिल आउट। ठीक, अब क्या बचा? 25 एंड 40। 5 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करो, ये हुआ 5 8 आर व्हाट 40 एंड 5 5 आर व्हाट 25। अब 5 और 8 और ज्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकते, तो अब 5 और 8 को कर दो आप डिवाइड। तो जब आप 5 और 8 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आएगा 0.62। यहां पर अगर हम देखें तो आपके जो ऑप्शंस है वो बहुत ही नियर ऑप्शंस है। 0.67, 0.62, 0.60 एंड 0.58 बहुत ही जो है पास के ऑप्शंस हैं। तो आपको जो है प्रॉपरली आपका डिवीजन करना है ताकि आप आपका करेक्ट आंसर चूज करो, और 2 डिजिट तक का जो है आपको आपकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने सिर्फ सिंगल डिजिट तक किया तो वो आपका 0.6 आंसर आएगा, जो कि आपकी इसके इक्वल हो जाता है। तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर है। आपका करेक्ट आंसर है क्या? 0.62 है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली जो है 2 डिजिट्स तक आपकी कैलकुलेशन करनी होगी। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को।
नेक्स्ट पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एडी इन एन ओपन इकोनॉमी, इनमें से क्या है जिसमें कि हमें जो है एडी ओपन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। अब एडी इन दी ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, सबसे पहली चीज कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि आपकी कंट्री के जो है ट्रेड रिलेशंस होते हैं दूसरी कंट्री के साथ में, या हम बोल दें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, ठीक है। ओपन इकोनॉमी मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं गुड एंड सर्विसेज, ये होती है आपकी ओपन इकोनॉमी। वहीं अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हम बोल रहे हैं कि एडी जो है वो ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, तो एडी इन दी ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है नेट एक्सपोर्ट्स वाली चीज भी आएगी। एडी के 4 कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। ये 4 जो है क्या पढ़ा है हमने, 4 हमारे जो कंपोनेंट्स हैं एडी के वो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अब जब हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसमें नेट एक्सपोर्ट्स का होना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और हमने या तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी को पढ़ा है या 4 सेक्टर में पढ़ा है, ये तो नहीं पढ़ा है कि 3 सेक्टर में हम ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है और नेट एक्सपोर्ट्स आ जाता है। ये चीज हम लोगों ने कभी भी नहीं देखी है, राइट। हमने क्या देखा है कि आपका जो है एडी में अगर आएंगे तो 4 आएंगे एग्रीगेट्स या फिर 2 एग्रीगेट्स आएंगे, और अगर 3 आते हैं तो फिर हम जो है नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते, हम क्या लेते हैं आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। तो मतलब कि जब हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें आपके चारों ही कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हो। तो अब इसका जो है ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वाला है प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो सिर्फ एक कंपोनेंट हो गया तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में बोला गया हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट बताया। सी ऑप्शन में बोला गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी करेक्ट नहीं है। और डी ऑप्शन देखें तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो ऑब्वियस सी चीज है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, योर ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आई गेस कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ में जो है नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव द वैल्यू मोर देन 1, इनमें से कौन सा है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। एमपीसी, एपीसी, एपीएस एंड एमपीएस, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखो ये जो चीजें हैं कि किसकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव जा सकती है, किसकी वैल्यू 0 हो सकती है, किसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, ये सब कुछ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है, किस पर्टिकुलर टाइम पर होती है, बिकॉज इन पर जो है आपके एमसीक्यूज बिल्कुल फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमें बताना है कि इनमें से क्या है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है। अब देखो सिंपल सी एक चीज समझना, सबसे पहले ये एमपीसी और एमपीएस को लो। एमपीसी और एमपीएस क्या, इनका मतलब क्या है कि जो एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना पार्ट आप सेव कर रहे हो, राइट। अगर मैंने दोनों को कंबाइन करके बताया तो हम इस वे से बता सकते हैं। अब मान लो स्टूडेंट्स मेरी जो एडिशनल इनकम है वो है कितनी, 100। अगर मैं पूरा का पूरा ये जो एडिशनल 100 मेरी इनकम है इसका अगर मैं पूरा का पूरा सेव कर लूं तो मेरी जो चेंज इन सेविंग्स है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100, राइट। कि मेरी जितने से इनकम बढ़ी है मैंने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे अपना एमपीएस निकालना हो तो वो क्या होगा, चेंज इन सेविंग्स दैट इज 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम दैट इज 100, ये इक्वल टू 1 आएगी। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती मेरी इनकम जो है वो 100 रुपीज से बढ़ रही है लेकिन मैं सेविंग्स जो है वो 120 रुपीज से बढ़ा रही हूँ, ये चीज तो बिल्कुल ही इन रियलिस्टिक या हम बोले कि इम्प्रैक्टिकल हो गई है, राइट।
तो ये जो है ये आपका मोर देन 1 नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं एमपीसी की बात करूं तो मान लो 100 से जो है मेरी इनकम बढ़ी, ठीक है, और मेरी जो कंजम्पशन है वो भी 100 से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जितना मेरा इनकम में इंक्रीज है सेम एग्जैक्टली सेम अमाउंट से मेरा कंजम्पशन इंक्रीज अगर हो रहा है तो भी मेरा जो एमपीसी है वो 1 होगा। तो मोर देन 1 तो कभी भी नहीं आ सकता। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो जाता है सबसे पहले कैंसिल आउट। अब क्या बचा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में बचा है एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप। अब देखो, क्या आपने कभी ये देखा है कि हम इनकम से ज्यादा सेव कर लेते हैं? मेरी इनकम है 1000 रुपीज की और मैं सेव कर रही हूं 2000 रुपीज का, क्या ये चीज पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नहीं है ये पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट? क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज जितनी इनकम है मैं उतना ही तो सेव करूंगी, और एक्चुअल में तो मेरी जितनी इनकम है, मान लो मेरी 1000 रुपीज की इनकम है, तो मैं पूरा का पूरा 1000 रुपीज कभी भी सेव नहीं करूंगी, बिकॉज कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा जो कि मैं कंज्यूम करूंगी, राइट? बिकॉज कंजम्पशन इज वेरी नेसेसरी। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल करने के लिए हमें कंजम्पशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो कंजम्पशन जो है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट? तो दैट मीन्स कि आपका जो एपीएस है वो भी कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी जितनी इनकम है आप उससे ज्यादा सेव नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एपीसी की, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी आपकी इनकम है क्या आप उससे ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 1000 रुपीज की मेरी इनकम है, या मान लो 1000 रुपीज मेरे पॉकेट में है, मैं गई मार्केट में, मैं 2000 रुपीज की सामान लेकर आ गई। कैसे लेकर आ गई? या तो मैंने जो है क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है, हमारे जो है रिलेशन अच्छे थे शॉपकीपर और मेरे, मतलब कि फैमिली रिलेशनशिप्स थे, तो उन्होंने बोला चलो बेटा ठीक है ले जाओ, बाद में दे देना या पापा दे देंगे, ठीक है। मैंने किया ना, मेरी जितनी इनकम थी उससे ज्यादा मैंने एक्सपेंस किया। उसके अलावा हो सकता है 1000 मेरी इनकम है लेकिन 1000 रुपीज मैंने सेव करके रखे हैं, तो मैंने वो 2000 रुपीज का कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंस इनकर किया है, तो दैट मीन्स मैंने जो अपनी इनकम से ज्यादा जो है अपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। तो ये चीज पॉसिबल होती है कि आप आपकी इनकम से ज्यादा आपके कंजम्पशन जो है वो कर सकते हो। इवन जब हमारी इनकम लेवल 0 होती है स्टूडेंट्स, तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जिसे कि हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नियम से जानते हैं, जो कि इस वे से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है सी बार के वे से। तो दैट मीन्स कि आपका जो एपीसी है ये एक ऐसा एग्रीगेट है या ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। उसके पीछे का रीजन है कि जो आपका एपीसी है वो आपकी इनकम से ज्यादा हो सकता है, मतलब कि इनकम से ज्यादा आप जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हो, इसलिए आपका एपीसी मोर देन 1 हो सकता है। ऑलराइट, आई गेस कि ये क्लियर है। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। एडी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एडी कर्व कैसा होता है? ये मैं एडी कर्व बनाऊं अगर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है हमारा एडी कर्व कुछ ऐसा होता है, राइट? ये होता है हमारा कंजम्पशन एडी कर्व, है ना? तो एडी कर्व जो है ये क्या चीज हमें डिफाइन कर रहा है, हमें ये बताना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बोल रहा है आपका ऑप्शन है कि एडी कर्व आपका कुछ ऐसा होता है। क्या हमारा एडी कर्व ऐसा होता है? नहीं, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक? तो आपका ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी बोल रहा है पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। क्या ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है? जब भी हम पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व की बात करते हैं तो ऐसा ही कर्व हमारा बनता है, और वहीं हम बात करें नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व की तो ऐसा वाला हमारा कर्व बनता है, ठीक है? तो क्या ये हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है? ये हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। ऑप्शन सी नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व नहीं आता है हमारा एडी, एडी हमारा ऐसा आता है। और ऑप्शन डी है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मींस ऐसा वाला कर्व, तो एडी हमारा ऐसा कर्व भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन बी, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ऑलराइट,
फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल। एग्रीगेट सप्लाई और जो है हमारे पास में ब्लैंक छूटा हुआ है, हमें उसमें से बताना है कि क्या चीज होने वाली है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा किसके इक्वल आती है? ऑप्शंस आर नेशनल इनकम, बी इज एग्रीगेट डिमांड, सी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड डी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बिल्कुल आप जो हो आंख बंद करके इन दोनों को कर सकते हो क्या? हम बोलेंगे कैंसिल, राइट। आपका जो सी और डी ऑप्शन है वो तो सिंपली कैंसिल हो ही जाएगा। बचा आपका ए और बी, दैट इज नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। क्या एग्रीगेट सप्लाई हमेशा आपके एग्रीगेट डिमांड की इक्वल होती है क्या? नॉट नेसेसरी। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड की इक्वल कब होती है? एट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल पर ही जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते एक दूसरे के इक्वल। लेकिन जो आपकी नेशनल इनकम है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। मतलब कि हम बोलेंगे एएस इज इक्वल्स टू वाई जो है ये हमेशा ही हमें देखने को मिलता है। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पर आते हैं, टिक दी रॉन्ग ऑप्शन। इसमें से हमें क्या टिक करना है? जो रॉन्ग ऑप्शन है वो हमें बताना है। एपीसी कैन बी मोर देन वन। क्या एपीसी मोर देन वन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमें जो है रॉन्ग ऑप्शन बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन हम लोग देखेंगे अभी। एपीसी कैन बी इक्वल टू वन। एपीसी इक्वल टू वन हो सकता है क्या? यस हो सकता है। जब इनकम और कंजम्पशन आपके दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे तो एपीसी जो है वो वन के इक्वल हो सकता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। उसके बाद में सी क्या है आपका? एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी जो है वो राइज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। क्या ये चीज होती है? नो। आपका जो एपीसी है स्टूडेंट्स वो फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल होते जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो जब बढ़ती है इनिशियल फेज पर तो हमारी जो हम बोलेंगे कि जो फुलफिल नहीं हो पाई या अनसेटिस्फाइड जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो हमें फुलफिल करने होते हैं, इसलिए हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। लेकिन जब हमारी एक टाइम के बाद में हमारे जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाता है और फिर अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम सोचते हैं कि अब हम जो है सेव करेंगे, ठीक। तो दैट मीन्स कि आपका जो कंजम्पशन है वो फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम। फॉल इन दी सेंस ऐसा नहीं कि कंजम्पशन आपको कम होता हुआ दिख रहा है, ऐसे आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो प्रपोर्शन है ना वो कम होता है। जैसे कि देखो पहले मान लो मेरी इनकम थी 100 रुपीज, मैं स्पेंड कर रही थी 80 रुपीज, ठीक है। ये मेरा कंजम्पशन हो गया, ये मेरी इनकम हो गई। अब मान लो मेरी जो इनकम है वो हो गई 110 रुपीज, मेरी जो कंजम्पशन है वो मान लीजिए 90 रुपीज हो गई, ठीक है। अब मेरी इनकम 120 रुपीज हो गई तो मेरी जो ये है आपकी कंजम्पशन वो 95 हुई है। फिर ये 130 हुई तो ये आपको कुछ 100 ही देखने को मिली, या हम बोल दें 97 देखने को मिली। फिर ये 140 हुई तो अब ये जो है हमारा क्या आ गया? 100 आ गया। अगर मैं देखूं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्रपोर्शन है वो कम हो रहा है। यहाँ पर जो है हम 80% उसका कंज्यूम कर रहे थे, फिर भी चलो इक्वल था, जब ये इंक्रीज हुआ तो ये इतना इंक्रीज हुआ। फिर देखो आपकी इनकम जो है वो 10 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपका कंजम्पशन उतने से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो जो प्रपोर्शन है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आप इसका एपीसी निकालोगे ना तो एपीसी जो है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एपीसी आपको इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? यहाँ पर आपका एपीसी आ जाएगा 0.8, राइट। 80 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये 0.8 बनेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ आएगा। ऐसे करके जब आप पूरा आपका एपीसी निकालोगे तो वो आपको फॉल होता हुआ दिखेगा। तो ये जो है एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, ये एक हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। तो इसे अभी हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, तो ये चीज आपके बी ऑप्शन में भी रिपीट हो गई थी, तो वो एक बार कुछ रिपीट हो गया है, नो इश्यूज। इससे जो है हमें अपना
करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, कि एपीसी जो है वो राइज होता है विद इंक्रीज इन इनकम, सॉरी विद इंक्रीज इन इनकम। ये जो है ये आपका रॉन्ग हम बोलेंगे स्टेटमेंट है हमारे पास में, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉल लिखा होता तो फिर ये सही होता। तो आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर। एक्चुअल सेविंग जो है उसे वो किस चीज को हम बताते हैं, ठीक है। इनमें से क्या है जो कि हमारी एक्चुअल सेविंग को डिनोट करती है? एक्स एंड सेविंग, एपीएस, एमपीएस, एक्स पोस्ट सेविंग। अब एक्चुअल सेविंग क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्चुअल सेविंग को हम डिनोट करते हैं बाय एक्स पोस्ट, ठीक है। कुछ भी एक्चुअल चीजें जो होती है उसे हम एक्स पोस्ट लिखते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ एक्चुअल कंजम्पशन तो वो होगा हमारा एक्स पोस्ट कंजम्पशन, एक्चुअल सेविंग तो वो होगी हमारी एक्चुअल एक्स पोस्ट सेविंग। और वहीं अगर हम बोले एस्टिमेटेड, ठीक है, तो वो होती है हमारी एक्स एंड, ठीक। अगर एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि इतनी हमने एस्टिमेट की है या इतना हमारा एस्टिमेशन है, तो वो आते हैं हमारे एक्स एंड वेरिएबल्स। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। इनमें से क्या है जिसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? एपीसी, एमपीसी, एमपीएस एंड एपीएस। देखो स्टूडेंट्स, एपीसी की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज हमारे साथ में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो है कुछ भी कंज्यूम ना करें, ठीक। तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही होगा। इवन जब इनकम लेवल 0 होती है तब भी हमारा जो कंजम्पशन है वो हम लोग इनकर करते हैं। तो इसलिए एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में हम बोले हैं कि एमपीसी और एमपीएस। तो देखो एमपीसी और एमपीएस जो है वो भी नेगेटिव नहीं जा सकते। रीजन बीइंग कि एमपीसी और एमपीएस जो है वो चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन या सेविंग जो भी उसका है वो रिस्पेक्टिवली उस चीज को मैटर करते हैं, ठीक है। अब चेंज इन इनकम जितना है उससे कम आपका चेंज इन सेविंग थोड़ी ना होगा। या तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो आप कुछ सेव कर ही नहीं रहे हो, या आप पूरा का पूरा सेव कर रहे हो, या फिर उसके बीच में कहीं पर कर रहे हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जितनी आपकी इनकम बढ़ी उससे कम आपकी सेविंग हो गई, ये चीज नहीं होगी ना। या तो आप नहीं करोगे सेव, 0 रुपीज सेव कर लोगे, या कंजम्पशन पे भी जाए तो अगर लीस्ट पर जाए तो 0 कंजम्पशन एडिशनल कंजम्पशन होगा, राइट। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे बिकॉज ये इनकम से ज्यादा कम नहीं हो सकते। योर चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी लेस देन, या हम बोले कैन नेवर बी इन नेगेटिव, ठीक है। जितना भी आपका चेंज इन इनकम है उसके नेगेटिव टर्म्स में नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें एपीएस की, तो आपकी जो एपीएस है उसका रिलेशनशिप क्या है? एस डिवाइडेड बाय वाई। क्या आपकी सेविंग नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेविंग नेगेटिव कब होती है? जब हमारी कंजम्पशन ज्यादा हो, किससे? इनकम से। तो उस पूरे टाइम पीरियड के लिए जब तक हमारी कंजम्पशन अपने इनकम से ज्यादा रहती है तब तक हमारी सेविंग नेगेटिव रहती है, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं ना कि जब इनकम जितनी है अगर उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो दैट मीन्स हम जो अपनी पास्ट सेविंग है वो कर रहे हैं यूज। तो आपकी जो सेविंग है वो बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपकी कंजम्पशन नेगेटिव है। तो अगर आपकी सेविंग नेगेटिव आएगी स्टूडेंट्स तो एस डिवाइडेड बाय वाई करोगे, मतलब कि अब जो है आप माइनस सेविंग डिवाइडेड बाय वाई करोगे तो आपका आंसर भी किस में आने वाला है? नेगेटिव में आने वाला है। इसलिए हम बोलेंगे कि इनमें से किसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? सो दैट इज योर ऑप्शन डी, जो कि हो गया आपका एपीएस। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट बिलो द ओरिजिन, पॉइंट अबव द ओरिजिन, नन ऑफ दीज। जो एडी का कर्व है वो कहां से स्टार्ट होता है? ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एडी का कर्व कहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट? समवेयर हेयर। हमारा जो एडी का कर्व है वो कभी भी इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। रीजन बीइंग कि वो हमें ये शो करता है कि जब 0 लेवल ऑफ इनकम है ना तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही होगा, इसलिए वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये फ्रॉम द ओरिजिन हो गया हमारा गलत। पॉइंट बिलो दी ओरिजिन, बिलो दी ओरिजिन जो है अगर मैं इस साइड जाऊं तो मतलब कि ये तो हो गया हमारा नेगेटिव वाला जो
एक्सिस है वो। तो अगर मैं बिलो दी ओरिजिन जा रही हूं तो दैट मीन्स मेरा कंजम्पशन नेगेटिव हो जाएगा। क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव हो सकता है? नेवर। कंजम्पशन कभी भी जो है वो आपका नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो आपका बिलो दी ओरिजिन हो ही नहीं सकता स्टार्ट। पॉइंट अबव द ओरिजिन, क्या हमारा एडी कर्व अबव द ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है? तो देखो ये ओरिजिन है और स्टार्ट यहां से हो रहा है, राइट? ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से हो रहा है स्टार्ट। तो ये अबव द ओरिजिन है क्या? यस, ऑब्वियस सी चीज है, ये क्या है? अबव द ओरिजिन है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हुआ? योर ऑप्शन सी, दैट इज पॉइंट अबव द ओरिजिन। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या है क्वेश्चन? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डैश एट पॉइंट बी एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज डैश एट पॉइंट ए। ये जो है हमें इस डायग्राम के थ्रू हमें बताना होगा, ठीक है? अब हमें बोला गया है कि पॉइंट बी पर हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? पॉइंट बी पर हमें बताना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, ठीक है? यहां पर हम बताएंगे अपनी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और पॉइंट ए पर हमें बताना है कि अपनी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कितनी है, ठीक है? ये चीज हमें करनी होगी। सो अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एपीसी ले लो। एपीसी जो है वो क्या होती है? सी डिवाइडेड बाय वाई आती है। ऑलराइट, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो आपका जो ये सी वाला कर्व है, ठीक है, ये जो कंजम्पशन कर्व है, ये आपके इस वाले कर्व जो कि ये 45 डिग्री का जिसमें इंक्लिनेशन है, दैट इज जो आपकी इनकम कर्व है उसके इक्वल है। तो दैट मीन्स एट पॉइंट बी आपकी सी और वाई क्या है? इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो एपीसी किसके इक्वल हो जाएगा? एपीसी हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर जो आपके ABCD ऑप्शन है, इसमें से आपका जो फर्स्ट वाला डिजिट है ये 1 के इक्वल कौन कौन से हैं? ठीक, सबसे पहले हम जो है 1 के इक्वल देख के और बाकी के जो हमारे ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करेंगे। दैट मीन्स हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है 1 आंसर आना चाहिए। तो ये है 0 1 1 एंड 0, तो ये 0 वाला कैंसिल हो गया, 0 वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो बचा है। अब आया हमारा क्या? पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हमें बताना है एपीएस। अब देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल है? वो है आपके ये जो भी एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू, ठीक है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो यहां पर पॉइंट बी और पॉइंट ए बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल में है। पॉइंट बी पर क्या हो रहा है? जितनी आप गुड्स को, जितनी भी आपकी इनकम है उसको पूरे को पूरा आप कंज्यूम कर रहे हो। मान लो 100 रुपीज मेरी इनकम है, तो 100 की 100 जो है वो आपने क्या कर ली है? कंज्यूम कर ली है। दैट मीन्स आपने सेव का क्या? 0, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सेविंग क्या हो गई स्टूडेंट्स? 0 हो गई। अब अगर मुझे एपीएस निकालना है तो मैं क्या करूंगी? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। अब मुझे पता चला मेरी सेविंग है 0 और इनकम हमने यहाँ पर 100 अज्यूम की, तो 0 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा? दैट वुड बी 0। दैट मीन्स इस पॉइंट पर आपकी एपीएस की वैल्यू क्या होगी? आपकी एपीएस की वैल्यू होनी चाहिए 0। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन बी और सी में से 0 कहां पर है? तो हमारा ऑप्शन बी में, दैट इज 1 0, राइट? ऑप्शन सी तो आपको 1 1 दे रहा है, जो कि आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है कि इस ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने कैसे जो है अपना आंसर फाइंड आउट किया है। ये एकदम सिंपल प्रोसेस था स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। और जहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो दैट मीन्स सेविंग आपकी क्या है? 0 है। जब सेविंग 0 है तो एपीएस भी आपकी क्या आने वाली है? 0 ही आने वाली है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज 1 0, ये होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है। तो ऐसे ग्राफ के थ्रू भी आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी जो है आपकी बिल्कुल एग्जाम्स में आ सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे पास में एक डायग्राम है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर उसके बाद में डायग्राम देखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन दी फॉलोइंग डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए, पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। इसमें हमें बताना है ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पर दो चीजें इक्वल होती है, राइट? या फिर हम बोले जहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है, वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है?
तो ये जो है आपका पॉइंट बी, ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका पॉइंट बी है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज इस पॉइंट पर आपकी ये जो है कंजम्पशन और जो इनकम है वो क्या हो रही है, वो हो रही है इक्वल। और इसी के साथ में ये जो पॉइंट ए है इसे भी हम ब्रेक इवन पॉइंट ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसी प्लेस जहां पर आपकी सेविंग इज इक्वल टू 0 होती है उसे भी हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, राइट? तो आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि आपका पॉइंट बी और पॉइंट ए ये दोनों ही पॉइंट्स पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स। ऑल राइट, फिर आगे चले नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ C is equals to 100 plus 0.75y then saving function will be expressed as। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन। देखो C is equals to होता क्या है, C is equals to होता है हमारा C बार प्लस BY, ठीक है? C बार का मतलब होता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B का मतलब होता है आपका MPC और Y का मतलब आपको पता ही है इनकम। जैसे ये C का फंक्शन हमें पता है, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है, सेम वे में जो आपका सेविंग है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है ऑलरेडी। अब जब हमें बोला जा रहा है कि C बार कितना है आपका 100 है और इसमें आपको क्या लिखना है प्लस 0.75y, ये आपका कंजम्पशन है, दैट इज C बार कितना हो गया 100 हो गया। तो मुझे माइनस C बार कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, माइनस 100। इसमें प्लस करो क्या 1 माइनस B हमारे पास में कितना है 0.75 है, तो 1 माइनस 0.75 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय y हमने लिख दिया है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये आएगा आपका माइनस 100 प्लस 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25y, ठीक है? सो दैट इज सेविंग क्या आया, माइनस 100 प्लस 0.25y। यही चीज हमें करनी है, मतलब कि यही जो है जहां पर भी ये वाला आंसर है आपका वो आपको करेक्ट चूज करना है। अब देखो ऑप्शन ए में लिखा है आपके पास में 100 प्लस 0.25y, यहां पर माइनस 100 हमें चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट वन। ऑप्शन बी बोल रहा है माइनस 100 प्लस 0.75y, माइनस 100 तो है लेकिन 0.75 लिखा है, यहां पर हमें 0.25 चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन आपको बोल रहा है माइनस 100 प्लस 0.25, क्या है, यही है माइनस 100 प्लस 0.25y, यस यही है। और अगर डी ऑप्शन देखूं तो 75 प्लस 0.25, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, योर ऑप्शन सी, दैट इज S इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 0.25y। एकदम ही सिंपल सा था। अगर आपको ये पता है कि C का फंक्शन क्या होता है, S का फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग जो हो इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाए हो, राइट? तो आई गेस कि ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इन द इक्वेशन C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY इज डिनोटेड बाय। जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है, मतलब कि कंजम्पशन कर्व कैसा होने वाला है एक्चुअल में, इतना होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, वो किस चीज से डिफाइन किया जाता है, C बार से, B से या Y से? तो ये तो आई गेस कि आप लोग पता है कि क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, जो कि होता है B। मतलब कि जो MPC होता है ये डिफाइन करता है कि आपका जो कंजम्पशन कर्व है उसका स्लोप क्या होने वाला है, ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, C इज योर करेक्ट ऑप्शन, जिसका आंसर है B, ठीक है? मतलब कि C में हम लोग क्या बता रहे हैं कि B जो है वो हमें डिफाइन करता है, स्लोप अपना जो है वो बताता है। फिर इसी के साथ में आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है अब क्वेश्चन, देखो अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। सपोज इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम ₹5,000 करोड़ टू ₹6,000 करोड़। इसमें अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, थोड़ा लिख लीजिए कि इनकम जो है वो इनिशियल इनकम थी हमारी कितनी 5,000, ठीक है? उसके बाद में इनकम जो है वो राइज होकर कहां पहुंची, मतलब कि Y1 हमारा क्या बना, ये बना हमारा 6,000, ठीक है? As a result, the consumption expenditure rises from 4,000 to 4,600 crores, ठीक है? That means जो consumption था वो पहले था हमारा
4,000 रुपीज का, और जो आपका इनिशियल हो गया और न्यू कंजम्पशन कितना आ गया, वो आ गया आपका 4,600 का। ठीक, ये चीज हमें मिल गई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सच अ केस वुड बी, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत ही इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अब चेंज इन सी और चेंज इन वाई को आप कैसे निकालोगे, जब मुझे चेंज इन सी निकालना है तो मैं करूंगी C1 माइनस सी, और चेंज इन वाई निकालना है तो Y1 माइनस वाई मैं करूंगी। ठीक है, तो C1 माइनस सी दैट इज 4,600 माइनस 4,000 करेंगे तो क्या आंसर आया, ये आया हमारा 600। इसको डिवाइड करो चेंज इन वाई से, दैट इज Y1 माइनस वाई कर दो, 6,000 माइनस 5,000 कर दो, ये आ गई आपकी कितनी 1000। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास में बचा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या आएगा आपका 0.6। इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं कि हम जो है ना ज्यादा होशियार बन रहे हैं और 6 और 10 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसको 3 और 5 करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, इतना नहीं करना है स्टूडेंट्स। जब नीचे आपके पास में डिनोमिनेटर में अगर जीरोस लिखे हो तो उसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेसिमल लगाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो भी आपका आंसर 0.6 ही आना है, और 6 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो भी 0.6 ही आना है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज 0.6। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस की क्लियर हो गया है एकदम, मतलब बस उसकी जो है हमें प्रॉपर कैलकुलेशन ही करनी थी, जो कि आई गेस की आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इफ MPC is 0.6 द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, अगर MPC की वैल्यू 0.6 है तो फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC हम लोग करते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.4। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4। इस पॉइंट को हटा दें, कैसे हटाएंगे, हम अपने न्यूमरेटर में 10 जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ में, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 हमने लिखा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 2 5s are 10 एंड 2 2s are what 4। तो अब 5 डिवाइडेड बाय 2 करना है, एकदम सिंपल है इसकी कैलकुलेशन, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है 2.5। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया और ऑप्शन बी, दैट इज 2.5। ऑल राइट, आई गेस की क्लियर हो गया ये चीज, कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया, ये आप लोगों को हो गया अच्छे से क्लियर। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज डैश। जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स मल्टीप्लायर की वो कितनी होगी, जब MPC की वैल्यू डैश है। तो हमें पता है कि MPC और आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसी होती है, जो अगर रिलेशन हम बोले तो कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर MPC मेरा, हम बोले कि अगर MPC हमारा उसके मैक्सिमम पॉइंट पर है तो हम बता देंगे कि आपकी जो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, क्योंकि जब MPC आपका मैक्सिमम पर है तो आपका मल्टीप्लायर भी मैक्सिमम पर होगा। तो MPC मैक्सिमम पर कब होता है स्टूडेंट्स, MPC मैक्सिमम पर होता है जब वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो जो हमारा कॉमा के बाद वाली जो चीज है वहां पर कहीं पर 1 है क्या, तो देखो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है इन्फिनिटी और यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो 1 सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या जब हमारे MPC की वैल्यू 1 होती है तब आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है क्या, तो देखो एकदम सिंपल सा है, चेक करके देख लो। हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, दैट इज 1 माइनस 1 हमने करा, तो यह आया आपका 1 डिवाइडेड बाय 0। अब 1 डिवाइडेड बाय 0 या किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर इनफाइनाइट ही आना है। तो दैट इज योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो क्या है, होती है, वो होती है इन्फिनिटी, जब आपका जो MPC है उसकी वैल्यू 1 होती है तब। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को।
फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। जब इकोनॉमी ने डिसाइड किया है कि वो जो है अपनी पूरी की पूरी एडिशनल इनकम को क्या करेंगे, सेव करेंगे, दैट मीन्स ऐसे केस में आपका जो MPS है दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। बिकॉज क्या सोचा गया है कि जितनी इनकम है वो पूरी की पूरी की जाएगी सेव। तो मान लो अगर इनकम मतलब जितनी इंक्रीज हो रही है इनकम, मान लो हमारी जो इनकम है वो हो रही है 100 रुपीज से इंक्रीज, सो दैट मीन्स हम पूरा 100 रुपीज सेव करेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 आपका MPS 1 ही आना है, ठीक है। अब ऐसे केस में जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो क्या हो जाएगी, एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो हमें मल्टीप्लायर की जो फॉर्मूला है MPS के रिलेशन में वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे आंसर कितना है, 1 आएगा। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, योर ऑप्शन ए दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये चीजें याद नहीं रहती है ना तो इतना जो है ना मगअप करने की कोशिश भी मत करना, बस अपने लॉजिक लगाओ। आपको जो है ना आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए कि अच्छा ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है, तो उस चीज को हमने जो है फाइंड आउट करके देख लिया। कुछ सेकंड्स की बात थी, ऐसा नहीं है कि हमने जो है बहुत 5-6 मिनट लगाए हो, कुछ सेकंड्स में जो है इसे फाइंड आउट करके देख लिया और अपना जो करेक्ट आंसर है वो बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप आपके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो अगर आपको कुछ चीजें याद नहीं है तो। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप जो हो एकदम बाय हार्टेडली एकदम वो जो मगअप वाली सिचुएशन है वो आपको करनी है, वो जरूरी नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के साथ में। डैश refers to a situation when AD is equal to AS beyond the full employment level। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में जब AD इज इक्वल्स टू AS होता है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड D इज नन ऑफ दीज। तो जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की कि AD इज इक्वल्स टू AS है ना, कहां पर, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट के भी बाद की हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, ये अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता। सीधी सी इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दैट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ स्टूडेंट्स। इफ सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज S इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.4y देन MPC इज। ये हमारे पास में सेविंग फंक्शन गिवन है और अब हमें बताना है कि MPC की वैल्यू क्या होगी। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो है आपका 0.4 ये क्या है, ये है आपका 1 माइनस B की वैल्यू, दैट मीन्स 1 माइनस MPC की वैल्यू है। 1 माइनस MPC मतलब क्या होता है, MPS, ठीक है। तो आपका 0.4 जो है वो है आपका MPS। अब अगर MPS गिवन है तो हम MPC निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। 1 माइनस MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है, MPC, राइट, ये चीज होती है। दैट इज 1 माइनस 0.4 करो तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 0.4 करने पर वो आएगा आपका 0.6। तो 0.6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, आपकी MPC की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज योर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, एकदम इजी था, कैसे इसको हमने फाइंड आउट किया है। आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। MPC is equals to 0.75 and as a result of multiplier effect national income increased by rupees 300 crores by an additional इन्वेस्टमेंट ऑफ, ठीक है। जो आपकी MPC है वो है 0.75 और ये जो 0.75 MPC है इसके रिजल्ट में हमें पता चला कि मल्टीप्लायर के इफेक्ट से क्या हुआ, जो नेशनल इनकम है वो 300 करोड़ से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब जो है हमें बताना है कि आपकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, ठीक है। सीधा सीधा ये बताना है। कैसे बताओगे स्टूडेंट्स, देखो आपका K इज इक्वल्स टू क्या होता है, K इज इक्वल्स टू होती है आपकी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ये हमें पता है। इसके अलावा K का और कोई रिलेशन होता है क्या, या और कोई फॉर्मूला होता है क्या, यस होता है। K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I भी होता है, राइट, ये चीज भी हमें पता है। तो अब देखो हमारे पास में MPC की वैल्यू गिवन है, हमारे पास में चेंज इन Y की वैल्यू गिवन है और चेंज इन I जो है वो करना है फाइंड आउट। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो
सबसे पहले जो है k की वैल्यू निकाल लें। हमारे पास में MPC है तो इससे हमारा जो k है वो निकल जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 हमें करना है। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 विल गिव यू व्हाट 1 बाय 0.25। ठीक है, इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ पर किया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल करो कि यहाँ से जो है पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 25 करो, यहाँ पर 100 कर दो। 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल था तो मैंने 2 जीरोस ऊपर पुट कर दिए। नाउ 5 5s आर व्हाट 25 एंड 5 20s आर व्हाट 100, 5 1s आर 5 एंड 5 4s आर 20। तो आपकी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। अब इस k की वैल्यू को हम अपना जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें करेंगे पुट। ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर दें तो k कितना है स्टूडेंट्स, ये है हमारा 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन y हमारे पास में कितना 300, तो ये 300 हमने लिखा और डिवाइड हम जो है चेंज इन i से करेंगे। ये चेंज इन i की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। चेंज इन i को आप लाओ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 को आप ले जाओ आपके राइट हैंड साइड पर। तो चेंज इन i इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 और मतलब 300 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है तो 2 से कैंसिल आउट कर दो। पहले आप जब 300 को डिवाइड करोगे 2 से तो 150 मिलता है और यहाँ पर 2 आ गया। अब 150 डिवाइडेड बाय 2 आंसर वुड बी 75। तो दैट मीन्स आपका जो चेंज इन आया है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 75 करोड़। करोड़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 300 भी हमारा जो है करोड़ में गिवन है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी हम लोग देख सकते हैं, दैट इज ₹75 करोड़। ठीक, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि कैसे जो है हमने अपना चेंज इन आई किया है फाइंड आउट। एमपीसी गिवन था, चेंज इन वाई गिवन था, तो चेंज इन आई जो है वो हम लोगों ने किया अपना फाइंड आउट। ठीक, तो आई गेस कि ये जो पूरी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। ये जो क्वेश्चन है ये हो गया आप लोगों को अच्छे से क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। When planned saving is less than planned investment, then जब planned saving क्या है, less than है किससे, planned investment से, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, national income is likely to fall. B option is there will be no change in the national income. C है आपका national income is likely to rise and D option है आपका none of these। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रही है। ठीक है, लोग जो है वो अपने खुद के पास में मनी कम रख रहे हैं और वो इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि वो जो मनी है वो आ रहा है मार्केट में, जब वो मनी मार्केट में आएगा वो और मल्टीप्लाई होगा। राइट, अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा कि जब इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो इनकम है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आपकी जो इनकम है वो भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। और इनकम इंडिविजुअल अगर हम पूरा जो है कलेक्टिवली ले ले तो वो आ जाती है आपकी क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा आपकी सेविंग से तो नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज। ओके, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ इसी के साथ में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, if MPS is equals to 0.20 and investment is increased by ₹400 crores, then total increase in income will be। क्या बोला गया कि एमपीएस आपके पास में गिवन है 0.2, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज गिवन है 400 करोड़ का। अब आपको बताना है टोटल इंक्रीज इन इनकम। अब जैसे अभी हमने टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकाला था, सेम वे में यहाँ पर हम जो है टोटल इंक्रीज इन इनकम को करेंगे फाइंड आउट। देखो क्या करोगे, हमें पता है एमपीएस के रिलेशन में के क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस होता है। सबसे पहले जो है एमपीएस फाइंड आउट कर, सॉरी के फाइंड आउट कर लो। यह है आपका 0.2, इसका 0 हटा दो, सो दैट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर दें तो आंसर आ गया आपका 5। के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई है। अब जो है हमारा सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई करें, के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। राइट, के आपको यहां से मिला कितना, ये वाला जो के है ये आपको मिल गया, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम आपके पास में है नहीं, इंक्रीज इन इनकम आपको करनी है फाइंड आउट, तो इस चेंज इन इनकम को हम एज इट इज लिख देंगे और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में
400 करोड़ गिवन है। ये 400 हमने लिख दिया। तो अब 5 इंटू 400 कितना होगा? देखो 5 इंटू 4 करें तो ये आता है आपका 20 और ये 2 zeros आपने और लगा दिए। सो दैट इज 2000 इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई। मतलब कि आपकी जो इंक्रीज इन इनकम है वो कितनी होगी? ₹2000 करोड़ की होगी। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन में कहां पर 2000 आ रहा है? सो दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2000 करोड़ यहां से हमने जो है प्रॉपरली फाइंड आउट करके बता दिया कि कैसे जो है ये 2000 करोड़ बना है हमारी चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम हम उसे बोले। ऑल राइट, एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था। आई गेस क्लियर हो गया है आप लोगों को अच्छे से। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। क्या है आप क्वेश्चन? इफ रेशियो बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस इज 4:1 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। हमारा जो रेशियो है एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस हम बोल दे, सो दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस इज इक्वल्स टू 4:1 है। अब आपको जो है एमपीसी या एमपीएस दोनों में से एक चीज की वैल्यू की जरूरत होगी, तभी आप जो है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। अब इसको कैसे करो? ये जो है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसका इधर और इसका इधर, इस वे में जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा? एमपीसी इज इक्वल्स टू 4 ऑल राइट, ये हमें मिला एक रिलेशनशिप। अब हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, दिस वी नो। एमपीसी की जगह पर मैं क्या लिख दूं स्टूडेंट्स? ये मैंने लिख दिया 4 एमपीएस। यहां से जो है हमें ये चीज मिली थी तो मैंने यहां पर लिखा 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। 4 प्लस 4 एमपीएस प्लस एमपीएस कितना हो जाएगा? 5 एमपीएस। तो 5 एमपीएस हम यहां पर लिखें, 5 एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। इस एमपीएस को यहीं पर ही छोड़े और 5 को लेकर जाएं अपने राइट हैंड साइड पर, तो क्या होगा? एमपीएस को हमने एज इट इज लिखा, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5। अब 1 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? दिस इज 0.2 राइट। आपके एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई? एमपीएस की वैल्यू आ गई आपके पास में 0.2। अब एमपीएस हमें मिल गया है तो फिर इसकी हेल्प से हमारा जो मल्टीप्लायर है वो हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लायर हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस करके। सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दो। ये 0.2 है, इसका पॉइंट हमें हटाना है तो ऊपर हमने 10 लिखा, नीचे हमने 2 लिखा, इसको डिवाइड किया, ये बना आपका 5। तो एमपीएस से के हेल्प से हमने जो अपना मल्टीप्लायर निकाला जो कि 5 निकला है। इसको आप इस वे से भी निकाल सकते थे कि यहां पर आप पॉइंट मत करो, इसको जो है आप क्या लिख दो? 1 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर आप 0.2 की जगह पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? यहां पर आप लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 जो है ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर में जाता और वो जो है हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू बन जाती, दैट इज 5। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे हमने प्रॉपर इसका कैलकुलेशन किया है अगर हमारे पास में एमपीसी और एमपीएस का कोई रेशियो गिवन है तो उसके थ्रू। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया? योर ऑप्शन सी, दैट इज 5। ठीक है, कैसे निकला है ये पूरी कैलकुलेशन जो है मैंने आपको करके बता दी है। आई गेस कि ये क्लियर भी आप लोगों को हो गई है। अब मैं इसको कर देती हूँ रब और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What will be the level of X and aggregate demand when autonomous investment and consumption expenditure is 100 crores and MPS is 0.4 and the level of income is 4000 crores? ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको बोला गया है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है अगर आपके पास में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों ही कितना है? 100 करोड़ है। तो दैट मीन्स देखो एडी क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें एडी फाइंड आउट करना है। एडी होता है हमारा, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। इसमें अगर मैं सी को डिफाइन करूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, तो इसका प्रॉपर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ये जो है ना डायरेक्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मत ले लेना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में 100 करोड़ गिवन है। आपको बोला गया है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये जो एंड ना वो बोल रहा है कि ये जो है ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दैट इज सी बार की वैल्यू आपकी कितनी है 100 करोड़ है, और इसमें आपको क्या करना है प्लस करना है आय का कितनी वैल्यू है आपकी 100 करोड़ आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद में इस चीज को हमें डिकोड करना है स्टूडेंट। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको, ठीक है, सी बार हमारे पास में कितना है, सी बार हमने अभी अभी देखा 100 है, प्लस हमें करना है इसमें क्या बी वाई। अब आपको गिवन है एमपीएस की वैल्यू दैट इज 0.4, बी क्या होता है, बी होता है आपका एमपीसी, तो बी की जो कैलकुलेशन है वो कर दो 1 माइनस क्या है 0.4, ठीक है। एमपीसी जो है वो कैसे निकालते हैं हम 1 माइनस एमपीएस करके, तो ये हमारा एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस हमने किया, दैट इज 1 माइनस 0.4, ये क्या आ गई आपकी 0.6 आ गई, तो b इज इक्वल्स टू 0.6 हमारे पास में है, ठीक है। तो अब इस b की जगह पर क्या लिख दो, ये लिखो आप 0.6, इसको मल्टीप्लाई करो, y गिवन है क्या, तो देखो लेवल ऑफ इनकम आपके पास में गिवन है 4000 करोड़ का, ये हमने लिखा इसको 4000, ब्रैकेट को किया क्लोज और इधर हम प्लस कर दें 100 को, ठीक है। इस चीज को सॉल्व कर दो, देखो सिंपल है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना, ये 100 को एज इट इज लिखा, प्लस 6 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है आपका 24, तो ये आपने 24 लिख दिया, 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज लगा दो। अब उसके बाद में यहां पर देखो तो एक डिजिट के पहले डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल, मतलब कि लास्ट वाला जीरो जो है वो हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये बना हमारा 2400 और इसमें आपको प्लस कर देना है क्या 100, 100 प्लस 100 हो गया 200, 200 प्लस 2400 कितना हो गया, दैट वुड बी योर 2600, ठीक है। तो इस वे से जो है आपकी एडी जो है एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड जो है वो निकल जाएगी, सो दैट वुड बी योर आंसर वुड बी 2600 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये 2600 होना चाहिए, 2500 नहीं होगा, ठीक है। द ऑप्शन इज रॉन्ग, जो आपका 2500 है उसे आप 2600 करो, बिकॉज ये जो है इसकी प्रॉपर जो आंसर है वो क्या आने वाली है आपकी 2600 करोड़, ठीक। आई गेस की क्लियर हो गया कैसे हमने जो है प्रॉपर एक एक चीज को किया है फाइंड आउट, जो हमारी एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड है वो हमने कैसे निकाली है। आई गेस ये चीज आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर, ठीक है। ठीक, तो फिर इसी के साथ में अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज एक्सरसाइज्ड थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स एंड स्पीचेस टू बैंक। ऑप्शन आर ए मॉरल सुएजन, B सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, C मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड D ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये कहां से आ गया आपका, ये जो क्वेश्चन है कहां से आ गया, तो ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज है वहां से आ गया है। अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं, क्या एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स एंड स्पीचेस टू बैंक, तो इनमें से क्या होगा स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन, योर ऑप्शन ए दैट इज मॉरल सुएजन। बाकी के जो है आपके वो उनका मतलब तो आप लोगों को पता ही है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसमें कि सिलेक्टिव मैनर में जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, किसी जो मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड है तो सिर्फ जो बहुत नीड है उन्हें जो है क्या दिया जाता है क्रेडिट, बाकियों को नहीं दिया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने की आपने जो है आपकी सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज रखा है और जितनी आपको लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना मार्जिन रखा गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू और फ्रॉम दी जनरल पब्लिक और दी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो आई गेस बी, सी और डी का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है और ए का भी मतलब अच्छे से पता है, जो कि हमारा क्या बनता है, आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज पार्ट ऑफ, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये किसका पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का, ईदर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो गवर्नमेंट जो भी चेंजेस करती है, गवर्नमेंट के थ्रू हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो कौन सी पॉलिसी का पार्ट होती है स्टूडेंट्स, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, योर ऑप्शन बी दैट इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, डेफिशिएंट डिमांड इंडिकेट्स, डेफिशिएंट डिमांड क्या इंडिकेट करती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और नन ऑफ दीज। तो डेफिशिएंट डिमांड हमें बताती है कौन सा वाला,
अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। हम जब इक्विलिब्रियम बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ एएस का कर्व, ये हुआ हमारा एडी का कर्व, ठीक है। अगर डेफिशिएंट डिमांड हमें शो करना है तो मतलब कि हम जो है कुछ ऐसी वाली डिमांड कर्व अपनी बताते हैं AD1, और ये जो है ये क्या है, ये है हमारा डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। या हम बोले कि हमारा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो आपका यहाँ पर आता है, और ये यहाँ पर तो हमारा कुछ भी मतलब कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके नीचे वाला आ जाएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर एक्सेस डिमांड होती तो आपका जो न्यू एडी कर्व है वो यहाँ पर फ्रेम होता, और ये आपकी नेक्स्ट वाली क्या बनती, आपकी नेक्स्ट वाली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बनती। और यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ गया है, इसके ऊपर कुछ हो रहा है तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता, ठीक है। तो मैंने आपको डेफिशिएंट डिमांड के हेल्प से दोनों ही चीजें समझा दी, डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड दोनों की, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड के इंडिकेट कर रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन इंडिकेट कर रही है। ऑल राइट, फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ डैश टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसकी पॉलिसी है स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज भी क्लियर हो गई है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग डायग्राम द गैप EF इज टर्म्ड एज, ये जो डायग्राम हमारे पास में गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो EF वाला गैप है ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है। अब अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो एडी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है, इसके ऊपर जो एडी बनता है वो कौन सा होता है, वो होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। और जब ये ऊपर की साइड जा रहा है तो दैट मीन्स ये हमें बता रहा है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, और जब एक्सेस डिमांड होती है तो कौन सा गैप आएगा, वो आएगा आपका इन्फ्लेशनरी गैप। जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तब आपका डिफ्लेशनरी गैप हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब आपका कौन सी डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, तो आपको कौन सा गैप देखने को मिलेगा, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, जो कि होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने कैसे पहचाना, देखो EF जो है वो बता रहा है कि एक जो है AD1 कर्व जो है वो आपके AD कर्व से ऊपर बना है, ऊपर बना है मतलब कि एक्सेस डिमांड हो रही है, और एक्सेस डिमांड हो रही है मतलब कि कौन सी गैप होगी, इन्फ्लेशनरी गैप होगा। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज बैंक रेट, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो एंड नन ऑफ द अबव। मतलब कि हमारे पास में जो है यहाँ पर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमें बताना है कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो एग्रीगेट डिमांड को अगर इंक्रीज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में मनी देना पड़ेगा, राइट। जब लोगों के पास में पैसा होगा तभी वो डिमांड करेंगे, तो इसके लिए इकोनॉमी में हमें जो है मनी इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब मनी इंजेक्ट होगा कैसे, थ्रू लोन्स। लोग जो है लोन्स लेने आएंगे, जो अगर जो कमर्शियल बैंक्स है अगर वो कम रेट्स पर लोन देंगे तो ज्यादा लोग लोन लेंगे। अगर जो कमर्शियल मतलब सेंट्रल बैंक अगर बहुत ज्यादा कमर्शियल बैंक को रेस्ट्रिक्ट नहीं करके रखेगी तो कमर्शियल बैंक जो है वो इजीली मनी को डिस्पोज ऑफ कर पाएगी या इंजेक्ट कर पाएगी इकोनॉमी के अंदर। तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं, फर्स्ट वाला अगर देखें तो इंक्रीज बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो स्टूडेंट्स, बैंक रेट का मतलब क्या हो गया, जो कमर्शियल बैंक है वो लोन लेती है किससे, सेंट्रल बैंक से, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करती है वो होता है बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंक है उन्हें जो है लोन महंगा मिलेगा सेंट्रल बैंक से। जब कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिल रहा है तो अल्टीमेटली वो जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी महंगा ही लोन देंगी,
राइट। कमर्शियल बैंक का एक मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। तो कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट अर्न करना है तो कमर्शियल बैंक जो है वो अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर क्या करेगी? लोगों को लोन देगी। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा तो हम लोग जो है हम एनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे? स्टूडेंट्स, हम डिस्करेज होंगे लोन्स को लेने से। हम लोग जो है लोन्स नहीं लेना चाहेंगे। रीजन बीइंग क्या है उसका? क्योंकि अगर एट प्रेजेंट हमने लोन लिया तो हमें जो है ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बर्डनफुल हो जाता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो हम पे नहीं करना चाहेंगे, तो हम लोन नहीं लेंगे। हम लोन नहीं ले रहे हैं तो मार्केट में मनी कम आ रहा है। दैट मीन्स ये जो इंक्रीज बैंक रेट है ये एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं करवा पाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो सेल कर देना। अब देखो, जो सेंट्रल बैंक है, ये हम बोलते, चलो आरबीआई लिख देते हैं, आरबीआई ने क्या किया है? सिक्योरिटीज को किया है सेल। किसको? कमर्शियल बैंक को सेल कर दिया। अब जब सिक्योरिटीज को सेल किया गया है कमर्शियल बैंक को, तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर कोई भी चीज सेल करते हैं तो उसके लिए जो है मनी पे करना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंक जो है वो पेमेंट करने वाली है किसको? आरबीआई को। तो जो कमर्शियल बैंक है इसके पास में जो मनी है स्टूडेंट्स, वो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट किसके पास में चला गया? आरबीआई के पास में चला गया। अब कमर्शियल बैंक के पास में कम मनी है। जब कमर्शियल बैंक के पास में कम मनी है, दैट इज कमर्शियल बैंक नाउ होल्ड्स लेस अमाउंट ऑफ मनी। तो जब लेस मनी है तो वो लोन भी कम दे पाएगी। जब लोन कम दे रही है तो इकोनॉमी में भी कम मनी आएगा, और कम मनी आ रहा है इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो उससे इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो आपका ये जो है ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, राइट। मतलब कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो भी सही मेजर नहीं है टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। फिर ऑप्शन सी देखो तो इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो है आरबीआई फिक्स करती है कि इतना अमाउंट जो है या इतना जो प्रपोर्शन है, इतना जो रेशियो है डिपॉजिट्स का, वो कमर्शियल बैंक को एज हम बोले कि एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के साथ में रखना पड़ता है, जो भी वो पर्टिकुलर रेशियो बता दे। तो अगर इंक्रीज हो जाए कैश रिजर्व रेशियो तो दैट मीन्स कि अब जो है कमर्शियल बैंक को ज्यादा अमाउंट एज अ रिजर्व किसके पास में रखना पड़ रहा है? सेंट्रल बैंक के पास में। जब वो ज्यादा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास में जो है रिजर्व के तौर पर रख रही है तो कमर्शियल बैंक के पास में अब कम मनी बचा है टू लेंड ऑफ। जब कम मनी बचा है टू लेंड ऑफ तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब वो कम जो है मनी आएगा हमारी इकोनॉमी में। और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब ज्यादा मनी आएगा इकोनॉमी में। तो ये वाला जो है ये भी हमारा सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए वुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर बैंक रेट भी इंक्रीज हो जाता है तो उसका जो है असर क्या होगा कि बैंक रेट की इंक्रीज की वजह से कम लोन लिए जाएंगे, और कम लोन लिए जा रहे हैं इट मींस कि इकोनॉमी में मनी नहीं आ रहा है। अगर डिक्रीज होता बैंक रेट तो हम जरूर ऑप्शन ए को सही बोलते, लेकिन एट प्रेजेंट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ए और डी में आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेस ये चीज हो गई आप लोगों को क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट्स टू इंश्योर। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जनरली टारगेट करती है क्या इंश्योर करने के लिए? ऑप्शन देखो, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, स्टेबल फॉरेन रिलेशंस, एंड डी इज ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। अब इसका आंसर एकदम सिंपल सा हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन ए, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। देखो, ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। स्टेबल फॉरेन रिलेशंस, तो फॉरेन रिलेशन से मॉनेटरी पॉलिसी का क्या लेना देना? मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारी कंट्री के लिए है। अगर फॉरेन रिलेशंस देखने हैं तो आरबीआई उस साइड अपना अलग ही उसका चलेगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपका करेक्ट नहीं होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी भी जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से जो सेंट्रल बैंक है
वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड इस चीज को जो है मेंटेन करके रखती है। एक जो उसका स्टैंडर्ड या हम बोले कि एक जो कंट्रोल्ड मैनर है उसमें इन दोनों को कंट्रोल करके रखती है। जब आपकी एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल्ड मैनर में चल रही है तो प्राइस जो है वो स्टेबल चलेंगे। अदरवाइज जो है अगर ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है तो आपके जो प्राइस लेवल्स हैं वो भी फ्लक्चुएट होने लगेंगे, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ज्यादा होने लगेंगे। इसलिए जो है आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे हम बोलते हैं कि किस चीज में हेल्प करती है, प्राइस स्टेबिलिटी में हेल्प करती है। ऑल राइट, आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास में दो चीजें गिवन होती है, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजन। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है अपना असर्शन। असर्शन को पढ़ा, असर्शन को पढ़ने के बाद में हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये चीज इंडिविजुअली देखना है, ठीक है, क्या जो आपका असर्शन है वो ट्रू है या वो फॉल्स है, ठीक है, ये चीज हम बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, जो भी चीज है वो हमने डिफाइन कर दी। फिर हम रीजन को पढ़ेंगे, रीजन को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ एक स्टेटमेंट है, हमने ये माना, ठीक है। रीजन को पढ़ेंगे फिर उसमें बताएंगे कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अब मान लो कि दोनों ट्रू आ जाते हैं, ठीक है, आपका असर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, तो फिर इसके बाद में हमें एक और चीज देखने, वो ये है कि क्या ये जो रीजन है ये आपके असर्शन को करेक्टली जो है डिफाइन कर रहा है क्या, ठीक है। अगर आपका जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है आपके असर्शन को, तो ऐसे केस में हमारा जो ऑप्शन ए है ये बनता है करेक्ट, ठीक है। क्या है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अगर बाय चांस हमारा जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो फिर ऐसे केस में आपका जो ऑप्शन बी है वो होता है करेक्ट, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये क्या आएगा, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर ये दोनों जो है ऑप्शन ए और बी आपको कब देखने होते हैं, जब दोनों ट्रू आते हैं। अगर बाय एनी चांस मान लो आपका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सीधा सीधा आपका जो ऑप्शन सी है वो हो जाता है करेक्ट, और ये हो सकता है कि आपका रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है, तो फिर आपका ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा आपको यही चार अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, इनके अलावा और कोई अल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आपका असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स कभी भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा ऑप्शन हमारे पास में नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन को तो ट्रू होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और जो है थोड़ी क्लैरिटी समझ में आएगी कि कैसे जो है आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को करना होता है सॉल्व। क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन देखते हैं सबसे पहले। एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंजम्पशन है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपकी नेशनल इनकम के। क्या ये चीज ट्रू है, तो यस ये ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था अभी अभी जो हमने एक पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक डायग्राम पढ़ा था, उसमें हमने बोला था C इज इक्वल्स टू वाई होता है कहां पर, आपकी ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो आपका करेक्ट है क्या ये जो आपका असर्शन है, यस ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रीजन में क्या लिखा है वो पढ़ो पहले। एपीसी फॉल्स कंटिन्यूअसली विद एन इंक्रीज इन इनकम। क्या बोला गया, एपीसी जो है वो फॉल होता है कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम। यहां तक की चीज तो बिल्कुल सही है कि हाँ जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे हमें पता है कि एपीसी फॉल होता है। अब क्यों हो रहा है उसका रीजन आगे पढ़ेंगे, क्या ये सही लिखा है, एज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये क्यों फॉल हो रहा है स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। जो आपका प्रपोर्शन ऑफ इनकम है जो कि स्पेंड करते हैं हम लोग कंजम्पशन पे, वो कंटिन्यूअसली कम होता जाता है। क्या ये रीजन सही है, यस ये बिल्कुल सही है, ये दोनों ही ट्रू आ गए। जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू आ गया है तो अब आपको क्या देखना है कि आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का। अब इसको आप कैसे देख सकते हो, देखो पहली चीज तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट की बात की गई, यहाँ पर आपके एपीसी की बात की गई, तो ये दोनों जो है अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है, एक चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये जो रीजन है ये कैसे एक्सप्लेन करेगा आपके असर्शन को। उसके अलावा और हम कैसे चेक करें, तो देखो इसको पढ़ो वापस। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, बिकॉज लिख दिया मैंने, बिकॉज एपीसी फॉल्स कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम।
क्या ये कहीं से भी कुछ भी लॉजिकल बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो दैट मीन्स हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो ऐसे केस में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है? और ऑप्शन बी, जिसमें कि हमने बोला बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑल राइट, आई गेस ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। इसी के साथ में नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फिर से हमारे पास में आता है एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है असर्शन? देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। सेविंग्स आर पॉजिटिव इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव होती है इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। क्या ये चीज सही है? नो, दिस इज नॉट राइट। हमने देखा है हमारी सेविंग नेगेटिव में रहती है, राइट। जब हमारा ये ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, तो आपका जो सेविंग कर्व है वो बिलो दी ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट होता है और आपकी नेशनल इनकम यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब आपकी नेशनल इनकम जीरो होती है तब आपकी सेविंग पॉजिटिव नहीं होती है, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन टेकिंग प्लेस। और वो जो कंजम्पशन है वो कहां से टेक प्लेस कर रहा है? वो जो है अपनी जो प्रीवियस सेविंग है हम उसी में से कुछ ना कुछ स्पेंड कर रहे हैं, तब हमें जाकर ये कंजम्पशन मिल रहा है, ठीक है। तो सेविंग उस टाइम पर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो हमें समझ में आया कि हमारा असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो ऐसा वाला कौन सा हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स? तो दैट इज योर ऑप्शन सी, जिसमें कि बोला गया है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑल राइट, आई गेस की क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? असर्शन रीजन है, पढ़ लो। असर्शन क्या है? एमपीएस वेरीज बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी। जो एमपीएस है वो वेरी करता है जीरो और इंफिनिटी के बीच में। क्या ये चीज सही है? नो। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स ये सही? बिकॉज जो आपका एमपीएस है वो वेरी करता है जीरो और वन के बीच में। इनफाइनाइट उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एमपीएस की वो वन होती है। तो ये चीज यहाँ पर गलत लिखी हुई है, जीरो एंड इन्फिनिटी गलत है, जीरो एंड वन होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए हमारा असर्शन बनता है फॉल्स। अब रीजन पढ़ो। इंक्रीमेंटल इनकम इज ईदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। क्या जो इंक्रीमेंटल इनकम है हमारी, जो इंक्रीज होती है हमारी इनकम, वो या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर उसे सेव करते हैं। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है कि जो हमारी इनकम है उसे हम या तो क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका रीजन क्या है? ट्रू है, और आपका असर्शन क्या है? फॉल्स है। तो ऐसे केस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? योर डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, जो कि हमें क्या बोल रहा है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट पर आ जाओ इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है? असर्शन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू किनीजियंस थ्योरी इक्विलिब्रियम लेवल इज ऑलवेज अचीव्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। किनीजियन थ्योरी के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा ऑलवेज जो है हम कब अचीव करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। क्या ये चीज सही है? नॉट एट ऑल। हमने पढ़ा है किनीजियंस थ्योरी में कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके फुल एम्प्लॉयमेंट पर बट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर भी अचीव किया जाता है। सो दैट मीन्स आपका असर्शन कैसा है स्टूडेंट्स? असर्शन आपका जो है वो फॉल्स है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या लिखा हुआ है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है वहां पर कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। क्या ये चीज है? तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है उसमें हम इस चीज को मानते हैं, इस चीज को हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स ये है आपकी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है? और ऑप्शन डी, जिसमें कि बोला गया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बनता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे जो है हमने इसे करेक्ट बताया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? असर्शन में है एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जो एक्सेस डिमांड है वो उसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज एक्सेस डिमांड का मतलब है
कि आप ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हो, राइट। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क करिए, जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है उतना प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर डिमांड बढ़ भी रही है तो भी हम अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अब आपके पास उतनी जो है रिसोर्स, उतने जो लोग और रॉ मटेरियल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में जो है आउटपुट लेवल इंक्रीज नहीं किया जा सकता। रीजन में लिखा है एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आता है। क्या ये चीज ट्रू है? यस, ये भी बिल्कुल ट्रू है। जब दोनों चीजें ट्रू है तो फिर अब हमें क्या बताना है? अब हमें जो है बताना है कि क्या ये जो रीजन है ये आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, जो असर्शन और रीजन है दोनों एक्सेस डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। असर्शन आपको बोल रहा है कि आपकी जो डिमांड, एक्सेस डिमांड है, उसकी वजह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज होता है, और रीजन बोल रहा है कि ये जो है इन्फ्लेशनरी गैप को राइज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है। मतलब कि ये जो रीजन है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्यों नहीं इंक्रीज होता, ये नहीं बताना इसके रीजन में। इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें हम बोल रहे हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गए स्टूडेंट्स ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। और जो अभी तक हम लोगों ने अपने जो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, जो सारे एमसीक्यूज देखे हैं फॉर आर दिस चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आई गेस ये सारे हो गए आप लोगों को अच्छे से क्लियर। नाउ विद दिस हम लोग करते हैं अपने इस टॉपिक को एंड, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये चीज रही होगी बेनिफिशियल। अब जो एक और छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपको करना है गूगल ओपन और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक हेड दिखेगा, दैट इज एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, आपको जो भी पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें टर्म 2 एग्जाम के बारे में पढ़ना है, टर्म 2 एग्जाम 2021-22 में जो होने वाले हैं उसके जो है कुछ उससे रिलेटेड वीडियोस देखने, तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन है टर्म 2 एग्जाम का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास में वेरियस एमसीक्यू सीरीज आपको दिख रही है। एमसीक्यूज अगर आपको देखना है, जैसे कि हमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स देखना है, तो ये क्लास 12 एमसीक्यू सीरीज दिख रही है। इसके वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। इसके वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज जो है एक एक चीज जो है वो क्या है, बिल्कुल मतलब चैप्टर वाइज जो है आपकी पूरी चीज यहाँ पर आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है? इकोनॉमिक्स का पढ़ना है तो देख लो, आपके जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सब कुछ डिवाइडेड है, सब्जेक्ट चले जाओ। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स दिखा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के जो आपके वीडियोज है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर आपको जो भी देखना है उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो आपका वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। इफ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो इधर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर नहीं जाना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल करना है। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज। थैंक यू।